हे पॉप कल्चर फैन, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों हैरी पॉटर यूनिवर्स में लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से घबराते थे? यहाँ तक कि वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद भी कोई भी उसका नाम बोलना नहीं चाहता था। या फिर ट्रांसफॉर्म फ्रेंचाइज में जब हमें बताया जाता है कि हर एक ट्रांसफॉर्मर का वीक स्पॉट उनका चेस्ट होता है, क्योंकि उनके चेस्ट में उनका सोल होता है। लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मर 2 के बाद ऑप्टिमस प्राइम के चेस्ट पे लगातार हमले हुए, लेकिन फिर भी ऑप्टिमस प्राइम मरा नहीं। आखिर क्यों? या फिर आफ्टर द लास्ट एयरबेंडर सीरीज में ऑलमोस्ट हर बेंडर को वो पदार्थ चाहिए होता है जो वो बेंड करते हैं। जैसे कि वाटर बेंडर को वाटर चाहिए, अर्थ बेंड को अर्थ चाहिए और एयर बेंडर को एयर चाहिए। लेकिन फायर बेंडर्स कभी भी फायर नहीं ढूंढते फायर बेंड करने के लिए, उनके पास आग अचानक आ जाती है। लेकिन आखिर वो ये करते कैसे है? तो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स के आज के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉप कल्चर के कुछ ऐसे 7 क्वेश्चन के बारे में, जिन क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही पॉइंटलेस लगता है, लेकिन जब इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंटलेस नहीं, वेल प्रिपेयर्ड स्टोरी टेलिंग था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस पॉप कल्चर टॉक्स को। Question number 1. Why didn't Optimus Prime die after attacking his chest? तो ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज में हमें साफ साफ बताया गया है कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रांसफॉर्मर का वीक स्पॉट उनका चेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी चेस्ट में उनकी सोल होती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात ऑप्टिमस प्राइम ने खुद बोली थी। Took a hell of a hit, you know. Missile just missed your power source. We call it a spark. It contains our life force and our memories. We call it a soul. और ऑप्टिमस के ये कहने के बाद जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी में हमें अनगिनत बात दिखाया गया है कि ऑप्टिमस प्राइम के चेस्ट पे निशान लगा गया है। यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटेंशन मूवी में जो विलन था नॉकडाउन, वो तो मेन निशाना ही बना रहा था ऑप्टिमस की चेस्ट पर। यहाँ तक कि मूवी के एंड में भी उसने ऑप्टिमस प्राइम की तलवार को ऑप्टिमस प्राइम के चेस्ट पे ही घुसा दिया। लेकिन फिर भी ऑप्टिमस प्राइम मरा क्यों नहीं? क्या ये कोई प्लॉट आर्मर था या फिर कोई मूवी मिस्टेक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। अब मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप क्या है? तो अगर आपको याद हो तो ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलिंग मूवी में भी हमें ऑप्टिमस प्राइम मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम को दोबारा जिंदा किया गया मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से। अब आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे होंगे क्या इसका मतलब ऑप्टिमस प्राइम कभी मर ही नहीं सकता मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से, क्योंकि वो रिवेंज ऑफ द फॉलिंग में पहले ही मर चुका था? तो नहीं, ऑप्टिमस प्राइम मर सकता है, लेकिन उसे मारना अब नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से ऑप्टिमस प्राइम अब इनविंसिबल हो चुका है। ऑप्टिमस प्राइम को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम ऑप्टिमस प्राइम को मार सकते हैं अगर हम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ऑप्टिमस प्राइम के चेस्ट से निकाल लें या फिर छीन ले। लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम एक प्राइम है और एक प्राइम बेस्ट लीडर के साथ एक बेस्ट कॉम्बैक्टेड भी होता है। तो अगर आप ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने जा रहे हैं तो आई होप आप बहुत ही बड़े वॉरियर होंगे, क्योंकि आप हार जाओगे ऑप्टिमस प्राइम से। यहाँ तक कि नॉकडाउन को भी बहुत पापड़ पहनने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिमस प्राइम को हरा नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 2. Why didn't Gogeta smile after defeating Hearts? तो ड्रैगन बॉल सीरीज अपने फाइट्स और अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिनमें से एक कैरेक्टर है गोजिटा, जो एक फ्यूजन डांस टेक्निक से बनता है जब गोकू और वेजिटा एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। जहाँ ये कैरेक्टर हमें 3 बार दिखाया गया है ब्रॉली, जिनबा और हार्ट जैसे कैरेक्टर के सामने, और इनकी फाइट्स हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है। लेकिन जब आप इनकी फाइट्स खत्म होने के बाद इन फाइट्स के एंड में देखते हो तो हमें गोजिटा, जिनिबा और ब्रॉली के फाइट के एंड में हंसते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब गोजिटा हार्ट्स को हरा देता है तो हमें गोजिटा हंसते हुए दिखाई नहीं देता। तो आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गोजिटा का सिग्नेचर मूव, जिसका नाम है सोल पनिशर। तो आखिर ये अटैक करता क्या है? सोल पनिशर एक ऐसा अटैक है जो अगर आपके अपोनेंट को लग गई तो आपके अपोनेंट के अंदर जितनी भी बुराई, जितने भी इवननेस है, वो सब हटा देता है, सब वैनिश कर देता है। जहाँ ये अटैक जब गोजिटा ने ब्रॉली और जिनेबा के ऊपर किया था तो ये उनके अंदर से सारी इवननेस तो हटा दी थी और उनकी गुडनेस को छोड़ दिया था। जहाँ उनके बचे हुए हिस्से जो अच्छाई थे उनको देख के गोजिटा स्मेल करता है। लेकिन जब गोजिटा ने ये अटैक हार्ट्स के ऊपर किया था
तो हाथ पूरी तरह गायब हो गया, उसका एक कतरा भी नहीं बचा था, जिसको देख के गोजिटा उदास हो गया था। क्योंकि भले ही गोजिटा गोकू और वेजिटा का एक फ्यूजन फॉर्म है, लेकिन गोजिटा का भी खुद की एक पर्सनैलिटी है जिसको पता है कि वो सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रहेगा। और इस 30 मिनट की लाइफ में जब वो देखता है कि वो एक ऐसे बंदे से लड़ रहा था जिसकी लाइफ में सिर्फ इवलनेस थी और वो पूरी तरह गायब हो गया, तो गोजिटा उदास हो जाता है, जिसकी वजह से गोजिटा स्माइल नहीं करता जब हार्ट्स गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट फायरबेंडर्स नीड फायर टू फायरबेंड? तो अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज हम सब ने देख रखी होगी और अवतार सीरीज में हमें साफ साफ बताया गया कि हर एक बेंडर को उनका एलिमेंट चाहिए ताकि वो उसे बेंड कर सके। जैसे वाटर बेंड को वाटर चाहिए बेंड करने के लिए, एयर बेंड को एयर चाहिए बेंड करने के लिए और अर्थ बेंडर को अर्थ चाहिए बेंड करने के लिए। लेकिन फायर बेंडर को आग की ज़रूरत नहीं पड़ती बेंडिंग के लिए, उनके पास आग अपने आप आ जाती है। लेकिन उनके पास आग आती कैसे है? जहाँ अवतार सीरीज में हमें दिखाया गया है कि एक बेंडर को जब उनका एलिमेंट नहीं मिलता तो वो परेशानी में आ जाते हैं। जैसे ही एक वाटर बेंड को वाटर नहीं मिलता तो वो परेशानी में आ जाता है। लेकिन सीरीज में इसका सोल्यूशन भी दे दिया गया था कि वाटर बेंडर्स अपने सराउंड से वाटर निकाल सके या फिर अपने पसीने को यूज़ करे। और रही बात एयर बेंडर की, हवा तो हर जगह है, एयर बेंडर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते। और रही बात अर्थ बेंडर की, अर्थ भी हर जगह है, लेकिन बस उन्हें परेशानी होती है रेगिस्तानी इलाके में। जहाँ सीरीज में हमें दिखाया गया था कि टॉफ को रेगिस्तान में परेशानी हो रही बेंडिंग के लिए क्योंकि वो कोई सैंड बेंडर नहीं है। उसे मजबूरी में सैंड को बहुत ही ज़्यादा सख्त बनाना पड़ा था ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। लेकिन रही बात फायर बेंडिंग की, उनको कोई परेशानी नहीं होती सिवाय एक्लिप्स के टाइम पे जहाँ पर उनकी बेंडिंग चली जाती है। लेकिन एक्लिप्स को साइड में रखे तो फायर बेंडिंग के हमें कोई कमजोरी दिखाई ही नहीं गई है, जहाँ पर फायर बेंडर्स को फायर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं फायर बेंड करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि फायर बेंडर्स अपने शरीर के हीट का इस्तेमाल करते हैं आग पैदा करने के लिए। जहाँ सीरीज में हमें अंकल आइजो भी एक बार जुको को ट्रेन करते समय कहते हुए नजर आते हैं कि अपने शरीर के हीट का इस्तेमाल करो आग पैदा करने के लिए। और ये भी एक रीजन है कि क्यों फायर बेंडर्स का सेकेंड फॉर्म जो कि है लाइटनिंग बेंडिंग, वो क्यों फायर बेंडिंग का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हमारे शरीर में हीट के साथ थोड़ी सी बिजली भी है जो हमारे ब्रेन के लिए काम आती है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्यों फायर बेंडर्स का सेकेंड फॉर्म लाइटनिंग बेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, इन डीमन स्लेयर सीरीज व्हाई अपर मून 1 हैव 6 आइज? तो डीमन स्लेयर सीरीज हम सब ने देख रखी होगी या फिर डीमन स्लेयर के सीजन 3 के पहले एपिसोड तक तो देख ही रखा होगा। जहाँ पहले एपिसोड में हमें अपर मून 6 की मीटिंग दिखाई गई थी, जहाँ पर हमें सारे अपर मून 6 दिखाए गए थे, जिनमें से अपर मून 1 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके पास 6 आंखें। लेकिन आंखें ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी अपर मून्स की तरफ देखें तो वो अपर मून्स बिल्कुल वैसे ही दिखते जैसे वो डीमन बनने से पहले इंसानी रूप में थे, बस एक के सर पे सिंग आ गया है। अगर इस बंदे के बारे में बात करें तो मुझे नहीं करनी, और खबरदार अगर कमेंट में पूछा ढूंढ के मारूंगा। तो बैक टू द पॉइंट, अपर मून 1 की तरफ देखें तो उसके बाद 6 आंखें, लेकिन क्यों? तो अगर इसका रीज़न ढूंढने जाए तो इसका रीज़न आता है अपर मून 1 की बैक स्टोरी में। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि अपर मून 1 का एक भाई था या फिर बोलिए एक जोड़ा भाई था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसको हम क्रिएटर कह सकते हैं ब्रीदिंग फॉर्म का, क्योंकि उसने फर्स्ट ब्रीदिंग फॉर्म सन ब्रीदिंग बनाई थी। और तो और वो बंदा तलवारबाज में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब तलवार बनाने वालों में से एक ने जब उसकी मूव्स को कॉपी करने के लिए एक घोड़ा बनाई तो उसने उस घोड़ा को 6 हाथ दिए ताकि वो घोड़ा उस बंदे के सारे मूव्स कॉपी कर सके अच्छे से। और यही रीज़न है कि क्यों अपर मून 1 के पास 6 आंखें, क्योंकि उसके डीमन बनने का रीज़न था कि वो अपने भाई को हरा सके, जो कि वो कभी नहीं कर पाया था। जिसकी वजह से जब वो डीमन बना तो उसने अपने शरीर में थोड़े चेंजेस किए ताकि वो अपने भाई को हरा सके, जिसकी वजह से उसने अपने शरीर में और 4 एक्स्ट्रा आंखें बनाई ताकि वो अपने भाई के सारे मूव्स और अच्छे से देख सके, जिसकी वजह से अपर मून 1 के पास 6 आंखें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज दैट 2 मेटालिक प्लेट्स कम आउट फ्रॉम आयरन मैन सूट? तो 2012 की द अवेंजर मूवी में जब अपना आयरन मैन न्यूक्लियर मिसाइल लेके स्पेस में जाता है तो वो मिसाइल छोड़ने के बाद आयरन मैन के सूट से 2 मेटालिक प्लेट्स अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो आखिर ऐसा वो होता क्यों है और वो 2 मेटालिक प्लेट्स थे क्या? तो रही बात वो मेटालिक प्लेट्स थे क्या, तो वो बस 2 फालतू से हिस्से थे आयरन मैन सूट के जो बाहर निकल गए। लेकिन वो निकले क्यों?
तो इसका रीज़न है जार्विस, क्योंकि जार्विस को पता था कि जब अपना टोनी मिसाइल लेके स्पेस में जाएगा तो स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण मिसाइल छोड़ने के बाद अपना टोनी स्पेस में ही घूमता रहेगा, जिसकी वजह से जार्विस ने एक प्रोटोकॉल चालू कर दिया कि जब टोनी मिसाइल लेकर स्पेस में जाएगा और जब वो मिसाइल छोड़ देगा तो आयरन मैन सूट में जो फालतू हिस्से होंगे वो आगे की तरफ निकल जाएंगे, जिससे टोनी को एक पुश मिलेगा जिससे वो स्पेस से वर्म होल की तरफ बढ़ सके और वर्म होल से वो दोबारा अर्थ की तरफ आ सके, जिसकी वजह से दी अवेंजर मूवी में अपना आयरन मैन जिंदा बच सका और फिर एंड गेम में वो दोबारा मर सका। क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैरी हैव लाइटनिंग सिंबल ऑन हिज फोरहेड। तो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज हम सब ने देख रखी होगी, हमारे बचपन की फेवरेट मूवीज में से एक होगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों हैरी के माथे पर बिजली का निशान है? तो हम सबको पता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने आया था, लेकिन वो हैरी को नहीं मार पाया, बदले में खुद मर गया, लेकिन हैरी के माथे पर बिजली का निशान छोड़ गया। लेकिन आखिर बिजली का निशान क्यों? बिजली की जगह सर्कल, बॉक्स, रेक्टेंगल या फिर हेक्सागोनल या फिर कोई और भी शेप रख सकता था, सिर्फ बिजली का निशान क्यों? क्योंकि ये कूल दिखता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने हैरी पॉटर की नॉवेल्स पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि क्यों हैरी के फोरहेड पर बिजली का निशान है। लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर की नॉवेल्स नहीं पढ़ी है तो आपको बता दूं कि हैरी के फोरहेड पर बिजली का निशान बनने का रीज़न है कि वो मंत्र जो वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने के लिए बोला था, जो कि था आब्राकाडाब्रा, या फिर हिंदी डब में बोले तो तक्षिम मरनासम। मैं हिंदी डब वाला डायलॉग बोलूंगा, लेकिन तक्षिम मरनासम शब्द से बिजली का निशान क्यों बना है हैरी के फोरहेड पर? तो हैरी पॉटर के यूनिवर्स में जितने भी मंत्र है या फिर बोले स्पेल्स, इनको सिर्फ बोलने से ही कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने वॉन्ड को या फिर बोले अपनी जादुई छड़ी को एक सर्टन अमाउंट ऑफ शेप पे घुमाना भी पड़ता है ताकि वो स्पेल काम करे। और तक्षिम मरनासम स्पेल को बोलते समय हमें अपने वॉन्ड को बिजली के आकार में घुमाना पड़ता है ताकि वो मंत्र काम करे। और वोल्डेमॉर्ट ने भी वही किया, हैरी को मारने के लिए उसने तक्षिम मरनासम बोला, लेकिन हैरी की माँ बीच में आ गई, जिसकी वजह से हैरी के आसपास एक ऐसा शील्ड बन गया हैरी के बचाने के लिए, जो कि बहुत ही पुराना जादू था जो वोल्डेमॉर्ट ने भी खुद बोला था। जिसकी वजह से जब वोल्डेमॉर्ट ने एक बार फिर से हैरी को मारने के लिए तक्षिम मरनासम स्पेल का इस्तेमाल किया तो वो स्पेल उस शील्ड को लगकर दोबारा वोल्डेमॉर्ट को लग गया, जिससे वोल्डेमॉर्ट मर गया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने होक्रस बना के रखे थे तो वो पूरी तरह मरा नहीं, लेकिन तक्षिम मरनासम जो स्पेल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसका छोटा सा असर हैरी के ऊपर भी हुआ, जिसकी वजह से हैरी के फोरहेड पर बिजली का निशान बन गया। एंड दैट्स व्हाई हैरी के फोरहेड पर बिजली का निशान है, कूल बनने के लिए नहीं, उसका एक रीज़न था। जिससे मुझे याद आया कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स में एक और चीज़ है जिसका रीज़न नहीं दिया था, लेकिन नॉवेल्स में दिया था। चलो अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वाई पीपल स्केर्ड टू सेव वोल्डेमॉर्ट नेम इन हैरी पॉटर यूनिवर्स। तो हैरी पॉटर मूवीज़ में हमें बताया गया है कि लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से घबराते उसके मरने के बाद भी, यहाँ तक कि लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लिखना भी नहीं चाहते। First, and understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. Some of them go bad. A few years ago, there was one wizard that went as bad as you can go, and his name was. Maybe she wrote it down. No, I can't spell it. All right. Voldemort. ऑथर हैरी पॉटर के यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड डम्बलडोर भी वोल्डेमॉर्ट को उसके नाम से नहीं पुकारते, वो वोल्डेमॉर्ट को उसके ओरिजिन नाम टॉम से बुलाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न हमें नॉवेल्स में दिया गया है, जो कि है कि जब सेकेंड विजार्डिंग वॉर के टाइम पे वोल्डेमॉर्ट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि मिनिस्ट्री, जिसको आप हैरी पॉटर के यूनिवर्स का गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, कि वोल्डेमॉर्ट का हाथ वहाँ तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट ने अपने नाम को टैबू करा लिया। अब टैबू क्या है? अब टैबू एक तरह का ब्लैक मैजिक समझ लो, जो बहुत ही पुराना मैजिक है, बिल्कुल होक्रक्स और उस जादू की तरह जो हैरी की माँ ने हैरी पे किया था। लेकिन आखिर टैबू से होता क्या है? तो वोल्डेमॉर्ट ने अपना नाम वोल्डेमॉर्ट टैबू करा लिया था, जिससे कभी भी कहीं भी कोई भी वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता तो वोल्डेमॉर्ट और उसके चमचों को पता चल जाता कि किसी ने वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया है,
जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट या फिर वोल्डेमॉर्ट के चमचे वहां आके उस बंदे को मार देते या फिर उसको पकड़कर टॉर्चर करते, जिसकी वजह से लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से घबराते थे कि अगर हमने वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया तो वोल्डेमॉर्ट खुद आ जाएगा हमें जान से मारने के लिए। जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद भी लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से घबराते थे कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। जिससे मुझे याद आया मैंने इस वीडियो में बहुत वोल्डेमॉर्ट का नाम ले लिया। अरे वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आप यहाँ? सो आज के लिए सिर्फ इतना है गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉप कल्चर फैन का हिस्सा बनिए ताकि हम पॉप कल्चर को साथ में एंजॉय कर सकें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लीज़ मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और तो मुझे इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कुछ क्वेश्चन भी सजेस्ट कीजिए। मैं पार्ट 2 में आपको एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट आउट भी दे दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा ऑब्वियसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।